हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर का पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने देखा था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या होते हैं। अब आज हमारा नया टॉपिक है ब्रेन एंड बिहेवियर, बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर का नया टॉपिक। द बिहेवियर एंड इट्स ऑल फॉर्म डेफिनेटली बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेस्ड। जो बिहेवियर होता है और उसकी जो भी फॉर्म्स होती हैं वो सारी बायोलॉजिकल होती है या फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शनेबल होती है या फिर बायोलॉजिकल होती है। The behavior is based on various stimuli present in the environment and within our body. जो बिहेवियर है वो बेस्ड होता है विद इन वेरियस स्टिमुलाई, बहुत सारे स्टिमुलाई पे बेस्ड होता है इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर एंड विद इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल रिसेप्टर्स। एक्सटर्नल रिसेप्टर्स आर दोज दैट हेल्प अस टू मेक कॉन्टैक्ट विदाउट वर्ल्ड। एग्जाम्पल आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। मतलब एक्सटर्नल रिसेप्टर कौन से हो गए जो हमें मतलब कांटेक्ट में रखते हैं विथ आउट वर्ल्ड, जो हमारे बाहर का वर्ल्ड है, जो हमारे बाहर का एनवायरनमेंट है उससे हमें कांटेक्ट में रख रहे हैं, वो एक्सटर्नल रिसेप्टर्स हो गए। जो आईज के रिसेप्टर होते हैं, नोज के होते हैं, ईयर के होते हैं, टंग के होते हैं, स्किन के होते हैं। अब इंटरनल रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? दे आर एसोसिएटेड विद इंटरनल स्टिमुलाई प्रेजेंट इन द बॉडी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, हंगर, नोजिया एक्सेट्रा। इंटरनल रिसेप्टर ये होते हैं जो एसोसिएटेड रहते हैं इंटरनल स्टिमुलाई के साथ में। इंटरनल हमारे बॉडी के इंटरनल स्टिमुलाई अंदर की तरफ से प्रेजेंट इन द बॉडी। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेन, हंगर, नोजिया एक्सेट्रा। थर्ड आता है सेंस ऑर्गन। आवर सेंस ऑर्गन हेल्प इन असिमिलेटिंग नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो नॉलेज असिमिलेट करते हैं, इकट्ठी करते हैं जो हमारे अराउंड में है। ईच sense organ is responsible for distinct function. Example, ear is responsible for voice और loud। जो ईयर है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, वो उसका वर्क होता है सुनना। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड बिहेवियर देख लिया हमने। अब ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम सबसे पहले इसके अंदर है, इसको हम बिहेवियर ऑफ ब्रेन भी कह सकते हैं। इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले human nervous system is most important part of response mechanism. It can be divided into two parts। मतलब कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है रेस्पॉन्स देने में। हम जो भी रेस्पॉन्स देते हैं, हमारा हाथ हिला रहे चाहे से हम, या फिर हमारा स्माइल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा जो भी मैकेनिज्म कर रहे हैं ना हम रेस्पॉन्स के अंदर, जो भी हमसे कोई भी क्वेश्चन कर रहा है तो हम भी जो भी रेस्पॉन्स दे रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं ना, हम कुछ भी कर रहे हो तो वो एक नर्वस सिस्टम का रेस्पॉन्स होता है। ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है जो कि आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, कोई भी बुक के अंदर, एनाटॉमी बुक के अंदर मिल जाएगा। अब इसके अंदर नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब सेंट्रल और पेरिफेरल, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इसका यार टाइप्स आप देख लेना, इसके अंदर सेंट्रल है, इसके अंदर फिर भी मैं एक बार आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ। इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं हमारी ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, जो भी हमारी इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं वो इसके अंदर आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। द नर्वस सिस्टम इज द मास्टर ऑफ कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग एंड रेगुलेटिंग सिस्टम ऑफ बॉडी। मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल करने का काम करता है, कि मास्टर है ये कंट्रोल करने में, कम्युनिकेटिंग करने में और रेगुलेटिंग सिस्टम रेगुलेट करने में काम आता है। CNS इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। CNS जो होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो कंसिस्ट, उसके अंदर आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड। एंड दे हैव इंटीग्रेटेड कमांडिंग सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम। जी, इंटीग्रेटेड कमांडिंग सेंटर भी होते हैं ये ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर जो CNS बना हुआ है ब्रेन और स्पाइनल कोड से। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेन। द ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। 3 प्रकार के ब्रेन होते हैं हमारे। 4 ब्रेन आगे आगे वाला, मिड ब्रेन जो बीच में होता है, और जो पीछे होता है वो हिंड ब्रेन। 4 ब्रेन। इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल एंड सम पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ऑल सेंसरी इम्पल्स आर कंट्रोल बाय थैलेमस टू द हायर सेंटर। मतलब इसके अंदर यही है
कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का। इसमें आते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल। जो भी सेरेब्रम होता हमारा सेरेब्रम आता है, इसके अंदर हाइपोथैलेमस आता है, थैलेमस आता है। ये जो भी छोटे छोटे पार्ट्स है हमारे ब्रेन के, ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। अब हाइपोथैलेमस लाइज बिलो द थैलेमस एंड कंट्रोल इम्पोर्टेंट बॉडी फंक्शन प्रोसेस लाइक ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, थर्मो रेगुलेशन एक्सेट्रा। जो हाइपोथैलेमस होता है वो लाई करता है, मतलब वो सिचुएटेड रहता है बिलो द थैलेमस, थैलेमस के नीचे। एंड कंट्रोल इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन लाइक, कंट्रोल करता है बॉडी फंक्शंस लाइक ईटिंग, हमारा खाना पीना, स्लीपिंग यानी सोना, थर्मो रेगुलेशन, सेक्सुअल बिहेवियर। ये सब कुछ हमारे स्लीप वेक साइकिल को भी ये रेगुलेट करता है। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, स्लीप वेक साइकिल भी रेगुलेट करता है ये। द सेरेब्रम इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। जो सेरेब्रम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, और सारे फंक्शन, अधिकतर फंक्शन यही कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के। द सेरेब्रम इज कवर्ड ए थिक लेयर ऑफ नॉन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। जो सेरेब्रल हमारा जो ब्रेन है, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेरेब्रम, उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो राइट साइड होता है हेड के अंदर, वो राइट हेमिस्फीयर हो गया। जो लेफ्ट साइड होता है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया। That is left and right hemisphere. The different area of cerebrum is responsible for different function like storing sensory function, control body movement, regulate cognitive function. इसका यही काम है, सेंसरी फंक्शन को स्टोर करना और सेंट्रल बॉडी कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये। रेगुलेट कॉग्निटिव फंक्शन, और कॉग्निटिव फंक्शंस को रेगुलेट करता है ये। फर्स्ट हो गया हमारा फोर ब्रेन, अब आता है मिड ब्रेन। इट इज कंसर्न विथ रिले ऑफ मैसेज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू हायर ब्रेन सेंटर। मतलब ये कंसर्न करता है, ये ध्यान देता है, एक तरह से कंसर्न का मतलब जोर डालना। विथ रिले ऑफ मैसेज, मैसेज का रिले स्टेशन कहलाता है ये, है ना। और पर्टिकुलरली रिलेटेड टू हायर ब्रेन सेंटर, और पर्टिकुलरली मतलब पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर रिलेटेड टू हायर ब्रेन सेंटर, मतलब ये हायर ब्रेन सेंटर से पर्टिकुलर मतलब रिलेट करता ही। अब थर्ड आता है हिंड ब्रेन। इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री स्ट्रक्चर आर मेडुला, पोन्स और सेरेबेलम। और मेडुला कंट्रोल ब्रीदिंग एंड रिफ्लेक्स सेंटर्स, मतलब जो मेडुला होता है वो कंट्रोल करता है ब्रीदिंग और रिफ्लेक्स, हमारे जो हम जो भी सांस वास ले रहे हैं, मतलब रेस्पायरेटरी सेंटर वहाँ होता है मेडुला के अंदर। रेस्पायरेटरी सेंटर होता है और रिफ्लेक्स सेंटर होता है कि हम जो भी हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं हमारी बॉडी मूवमेंट के थ्रू, वो रिफ्लेक्स, हमारा जो रिफ्लेक्स हम चेक करते हैं, डॉक्टर भी हमारा चेक करता है रिफ्लेक्स, वो रिफ्लेक्स कहाँ से आते हैं, वो कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लिगेंटा। ओके। फिर आता है पॉन्स। पॉन्स असिस्ट इन ब्रीदिंग ट्रांसमिटिंग इम्पल्स, ये भी ब्रीदिंग के काम में आता है। एंड सेरेबेलम, सेरेबेलम रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस एंड, जो भी हमारा बॉडी पोस्चर है कि हमारा बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, बॉडी बैलेंस कैसा होना चाहिए, बॉडी मूवमेंट कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ हमारा सेरेबेलम देखता है। ब्रेन हो चुका है, अब स्पाइनल कॉर्ड आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो इट वर्क एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। मतलब ये एक चैनल की तरह काम करता है, एक मीडियम की तरह काम करता है, एक माध्यम होता है, माध्यम की तरह काम करता है कि हमारी बॉडी से कोई मैसेज लेके जाना और ब्रेन से कोई मैसेज बॉडी तक लेके आना। जो ये अब ये रूट बन रहा है, ये जो पाथवे बन रहा है, इसके अंदर सबसे मेन रोल होता है स्पाइनल कोड का, क्योंकि स्पाइनल कोड के थ्रू ही जाती है हमारी जो भी इंफॉर्मेशन जाती है ना नर्व्स के थ्रू, वो स्पाइनल कोड के थ्रू जाती है। इट इज अ रोप लाइक स्ट्रक्चर, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है, रस्सी लाइक स्ट्रक्चर होती है, मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर से बनी हुई होती है। सेकंड आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा हो चुका है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द नर्व टिश्यू लाइंग आउटसाइड द बोनी केस ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम कम इन द रीजन ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम। मतलब नर्व टिश्यू, ऐसे नर्व टिश्यू जो लाए करते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द बोनी केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जहाँ बोनी बोनी वो पाता है ना सेंट्रल नर्व सिस्टम, जहाँ बोनी पार्ट में जहाँ सेंट्रल नर्व सिस्टम है, उससे आउटसाइड प्रेजेंट होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। और
जो उसको फिर वो पेरिफेरल जो रीजन होता है वो रीजन क्रिएट कर रहा है, वो पेरिफेरल नर्व सिस्टम कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ नर्व, ये कंसिस्ट करता है एक नेटवर्क, नर्व का नेटवर्क कंसिस्ट करता है, विच हेल्प इन द पासेज ऑफ इम्पल्सेस टू द सीएनएस। ये कंसिस्ट करता है एक नेटवर्क का, एक नेटवर्क होता है नर्व का, विच हेल्प इन द पासेज इम्पल्सेस टू सीएनएस। मतलब पेरिफेरल नर्व सिस्टम एक नेटवर्क होता है नर्व्स का जो पास करता है बॉडी से इंफॉर्मेशन को सीएनएस के पास में, सीएनएस यानी स्पाइनल कोड या ब्रेन के पास। इट कंसिस्ट ऑफ सोमेटिक सिस्टम एंड ऑटोनोमिक और ऑटोमेटिक सिस्टम। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सोमेटिक सिस्टम एंड ऑटोनोमिक और ऑटोमेटिक सिस्टम। ये कंसिस्ट करता है, इसमें दो टाइप होते हैं। हमने देखा था कि सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड थी, तो इसके अंदर था सोमेटिक और ऑटोनोमिक था। इसमें दो दो पार्ट थे, उसमें दो पार्ट थे। अब इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि इसमें एक सोमेटिक सिस्टम होता है और एक ऑटोनोमिक होता है, जिसको ऑटोनोमिक को हम ऑटोमेटिक सिस्टम भी कहते हैं। जो ऑटोनोमिक सिस्टम होता है इज ऑल्सो कंसिस्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो भी हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व, मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, दोनों वो कंट्रोल करते हैं हमारी जो भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती है। दे कंट्रोल मैनी एक्टिविटी ऑफ बॉडी, मतलब हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में भी इंक्लूड होता है इनका रोल। इनका रोल मतलब पूरी बॉडी के अंदर, पूरी मसल्स के अंदर रोल होता है इनका, मस्कुलर चाहे वो चाहे ग्लैंडुलर हो फिर वो। अब इसके अंदर आगे देखते हैं हम मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, कि हमारे मसल्स और ग्लैंड्स हमें कैसे कंट्रोल करती है हमारे बिहेवियर को। बॉडी रिएक्शन एंड मोटार एक्टिविटी कैरीड आउट थ्रू मसल एंड ग्लैंड, मतलब जो बॉडी का रिएक्शन होता है, हमारे बॉडी का कोई भी रेस्पॉन्स होता है या फिर कोई मोटार एक्टिविटी होती है। मोटार एक्टिविटी यानी हम वो भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो मोटार एक्टिविटी कहलाती है। मोटार यानी मूवमेंट, कैरीड आउट बाय लिए ले जाए जाते हैं, जो मोटार मूवमेंट के जो सेंसेशन है या बॉडी रिएक्शन है उसको कैरीड आउट थ्रू लिया ले जाया जाता है ब्रेन तक, थ्रू मसल एंड ग्लैंड। मसल्स और ग्लैंड के थ्रू जाते हैं, मसल्स के अंदर से जाएगा। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर बिहेवियर पैटर्न, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बिहेवियर पैटर्न के लिए। गॉट इट। इसमें आता है पहले मसल्स। आवर बिहेवियर एंड एक्टिविटी लाइक नहीं इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट एंड मसल्स हेल्पफुल इन क्या है टू कैरी आउट मोटर एक्टिविटी। आवर बिहेवियर एंड एक्टिविटी इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट मसल्स हेल्पफुल इन टू कैरी आउट मोटर एक्टिविटी इन रेस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई। मतलब हमारा जो बिहेवियर है और जो एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व करती है मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ मसल्स, मतलब जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट पार्ट ऑफ मसल हेल्प करती हैं। और जो मोटार एक्टिविटी है इन रेस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई। अब मोटार एक्टिविटी कब होगी? जब ब्रेन सेंसेशंस, ब्रेन इंफॉर्मेशन भेजेगा, ब्रेन इंफॉर्मेशन भेजेगा कि हाँ भाई मूवमेंट करो, तो तब मूवमेंट करेंगे। तो इन रेस्पॉन्स अब कोई भी स्टिमुलाई आया, जैसे हमारे हाथ के आसपास एक मैच बॉक्स चलाई जाए और उसको हमारे हाथ के आसपास लाया जाए, तो एक स्टिमुलाई जाएगा हमारे ब्रेन तक कि हमारे हाथ के पास में कोई जली हुई माचिस ला रहा है। अब जली हुई माचिस हमारे पास आएगी तो हम हाथ हटाएंगे, तो पहले ब्रेन के पास मैसेज जाएगा कि हमारे हाथ के पास में कोई जली हुई माचिस ला रहा है। अब ब्रेन हैंड टू हैंड रिप्लाई देगा, रिप्लाई में मोटार मूवमेंट के लिए कहेगा। तो मोटार मूवमेंट जो हम स्टिमुलाई आया था, स्टिमुलाई यानी वो मैच बॉक्स आ रही थी हमारे पास में जली हुई, उसके उसको हम स्टिमुलाई मान रहे हैं, उसके रेस्पॉन्स में हमने एक मोटार मूवमेंट किया। गॉट इट। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर, थ्री टाइप्स ऑफ मसल पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, कार्डियक मसल हार्ट के अंदर पाई जाती है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती है, और स्केलेटल मसल हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट होती है। मतलब हम अपनी इच्छा से हम जो भी मूवमेंट करा पा रहे हैं वो स्केलेटल मसल होती है। और स्मूथ मसल्स होती है जैसे हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, हमारे स्टोमक में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन,
वो कॉन्ट्रैक्शन हम रोक नहीं सकते, वो इनवॉलंटरी होते हैं, इसलिए वहाँ पे स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, और स्केलेटल मसल इनवॉलंटरी होती है, और कार्डियक मसल हमारे हेड के अंदर पाई जाती है। अब सेकंड आता है ग्लैंड मसल्स। देख लिया हमने, ग्लैंड देखते हैं। ग्लैंड्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन बिहेवियर। दे आर टू टाइप। ग्लैंड टू टाइप होती है, डक्ट ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब जो डक्ट ग्लैंड होती है, जिसके अंदर डक्ट के थ्रू हार्मोन सीक्रेट होता है, वो होती है डक्ट ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और डक्टलेस ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। जो जिनमें डक्टलेस नहीं, जिनमें डक्ट नहीं होती है, वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब डक्ट ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। सलाइवी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड, किडनी, सेक्स ग्लैंड। मतलब जो डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं उनके एग्जांपल्स हैं ये, कि सलाइवी ग्लैंड्स होती है हमारी, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और स्वेट ग्लैंड होती है, लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड आपको नहीं समझ में आया तो ये हमारी आइज के अंदर होती हैं। और किडनी, सेक्स ग्लैंड हमारे एंड्रोजन्स के अंदर। सेकंड आता है डक्ट ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। ये डक्ट नहीं है, यहाँ पे डक्टलेस है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। डक्टलेस ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गोनेड्स और पेनक्रियास। ये हमारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं, ये सारी एंडोक्राइन है, यानी डक्टलेस ग्लैंड। अब देखते हैं हम थर्ड एक टॉपिक है इसके अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर। कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम होता है इसका। न्यूरोट्रांसमीटर का इसमें वर्क तो नहीं लिखा हुआ है, पर मैं आपको बता देता हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर जब भी हमारे बॉडी से लेकर ब्रेन तक, या फिर ब्रेन से लेकर बॉडी तक हमारे जो भी ये पाथवे बनता है, जब भी हम स्टिमुलाई जब आता है और इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, ब्रेन से फिर हमारी बॉडी तक आती है, तो उसमें जो हमारे जो जो एक न्यूरॉन होते हैं, जो दो न्यूरॉन होते हैं, उनके बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स किस टाइप से, कौन से होते हैं, और मतलब वो वर्क करते हैं, तभी तो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है। इसमें थर्ड टॉपिक आता है नया, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो भी हमारा ब्रेन और बॉडी के बीच में जो पाथवे बन रहा है, उस पाथवे में ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि दो न्यूरॉन्स के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ताकि इंफॉर्मेशन सही से, मतलब जल्दी से जा सके। अब एसिटाइल कोलाइन होता है, इसके नाम देख लीजिए आप, इसका वैसे कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसका वैल्यू नहीं है इसकी ज़्यादा। एसिटाइल कोलाइन, क्योंकि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर ये पढ़ेंगे, तो उसमें बस नाम देख लीजिए आप। एसिटाइल कोलाइन ये मतलब रेगुलेट करता है मसल मूवमेंट और कोग्निटिव फंक्शन को। गाबा होता है, गाबा यानी गामा अमीनो एसिड ब्यूट्रिक एसिड। और मॉडरेट ईटिंग हमारी ईटिंग को मॉडरेट करता है, एग्रेशन को मॉडरेट करता है, स्लीपिंग को मॉडरेट करता है। ग्लूटामेट हेल्प इन मेमोरी प्रोसेस। ग्लूटामेट जो होता है वो मेमोरी प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। डोपामाइन रेगुलेट मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड इमोशन। फिफ्थ आता है सीरोटोनिन, रेगुलेट स्लीपिंग, ईटिंग, मूड एंड पेन। जो रेगुलेट करता है स्लीपिंग, ईटिंग, मूड, पेन। एंडोरफिन रेगुलेट करता है प्लेजरेबल फीलिंग। मतलब जो भी हमारी इच्छा होती है खुश होने की, प्लेजर होने की, वो फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।